गुड मॉर्निंग डियर गाइस। माई सेल्फ गौरव त्रिपाठी। आज हम सीटेट को लेकर आए हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सीटेट पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं सोच रहा हूँ सीटेट में क्यों ना इंग्लिश का जो पार्ट है उसको पढ़ा जाए, समझा जाए। और मेन चीज़ यहाँ पे ये है, मैं इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ ये कि सीटेट जो है उसमें जो सबसे अहम रोल है वो क्वेश्चन को समझना और फिर उसको अच्छे से पढ़ना और करना। होता क्या है कि सीटेट रटने वाली चीज़ नहीं होती है। इसमें क्या है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है। हालांकि अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज तो अनलिमिटेड है। आप चाहें जितना पढ़िए, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, क्योंकि नॉलेज कहा जाता है एक सागर की तरीके से है। तो हमें क्या है, अब हमारा जो मेन पर्पज़ है, हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही नहीं बल्कि इसमें अच्छे मार्क्स लाना है। हालांकि मार्क्स का कोई मतलब नहीं होता है, केवल क्वालिफाइंग ही रहता है। लेकिन मार्क्स अच्छे लाना मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी कमांड अच्छी है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। होता क्या है कि हमें केवल सीटेट पास करके नहीं बैठना है। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद भी हमें जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, लाइक KVS, NVS, वहाँ पे सीटेट की रिक्वायरमेंट होती है। और इस वजह से, और फिर अगर अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, अच्छे तरीके से किया है, तो जितने भी एग्ज़ाम्स आजकल हो रहे हैं, चाहे वो DSSB हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, सब जगह आजकल पेडागॉजी ज़रूर आती है। मीन्स इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो पेडागॉजी पे बेस्ड होंगे और वो हमको कैसे करना है ये हमको सीखना है। अब जो सीटेट का पैटर्न है वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है। मीन्स उसको अगर हमने सही से समझा है कॉन्सेप्ट को, तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। हालांकि मैं रटने पे जोर नहीं देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि सीटेट में वैसे भी रटने वाला काम आता भी नहीं है। तो हम यहाँ पे चीज़ को समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस देखेंगे, फिर हम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है हमें जो करंट में सिनेरियो एजुकेशन में चल रहा है उसको ध्यान में रखना है। मतलब इसका सीधा सीधा यही है कि हमको क्या करना है। जैसे अब क्या है, टीचर केवल स्टूडेंट्स को फैसिलिटी देता है, मीन्स वो उसकी हेल्प करेगा, उसको इन्वायरमेंट वैसा प्रदान करेगा, उसके लिए सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करेगा कि वो सीख सके। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने बताई कि जो टीचर का रोल है वो थोड़ा सा कम हो गया या सेकेंडरी हो गया है, स्टूडेंट का रोल ज़्यादा है। मीन्स स्टूडेंट क्रिया करके, एक्शन करके, एक्टिविटी करके सीखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि सीटेट में चाहे हम साइकोलॉजी करें, चाहे इंग्लिश करें, चाहे हम हिंदी करें, या हमारा जो भी EVS होता है, या अगर हम जूनियर की बात करेंगे तो वहाँ पे सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें जो भी पेडागॉजी आती है, जो भी मेथोडोलॉजी आती है, वो पूरी इसी पे बेस्ड है। यही साइकोलॉजी है कि जो टीचर है वो अब सेकेंडरी हो गया है, स्टूडेंट्स मेन है, क्योंकि हमें बच्चों को सिखाना है। हम केवल क्या करते हैं, नाउ टीचर इज़ ओनली ए फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मीन्स सुविधा प्रदान करता, वो केवल बच्चे को सुविधा दे सकता है। मीन्स प्लेटफॉर्म एक तैयार करेगा। अगर वो कुछ सीखने की कोशिश बच्चा कर रहा है और कुछ उसमें कमियां हैं तो उसको हम जज करेंगे, उसको देखेंगे, इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हम बच्चे को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, तो और उसको हम ना कुछ ऐसा बोल सकते जिससे कि उसका मोरल डाउन हो। तो ये चीज़ें अगर ध्यान में रखेंगे तो बड़ी ही आसानी से हम सीटेट के सारे क्वेश्चन कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं गौरव त्रिपाठी, करंट में मैं KVS में एज ए TGT पोस्ट पे वर्किंग हूँ। मैंने KVS TGT, KVS PRT दोनों क्वालिफाई किए। फर्स्ट टाइम मैंने एक ही बार सीटेट दिया था 2018 में, और मेरे 115 नंबर आए थे
फर्स्ट टाइम में ही। फिर मैंने यूपी टेट भी क्वालिफाई किया एक ही बार, उसमें मेरे 128 नंबर आए थे। डीएसएसबी भी मैं क्वालिफाइड हूँ। एलटी ग्रेड जो हमारे स्टेट का है वो मैंने क्वालिफाई किया है। पीजीटी मैंने क्वालिफाई किया है। और जो हमारे यहाँ बहुचर्चित जो भर्ती चल रही है स्टेट में, यूपी में 69,000 जो सबको पता होगी, उसमें भी मैं हूँ। 119 नंबर उसमें भी मेरे हैं। लेकिन खैर, ये तो मैंने अपने बारे में बताया कि एक ही बार में मैंने सारे एग्ज़ाम से क्वालिफाई किए हैं। तो हो सकता कि मैं बेटर तरीके से आपको भी समझा सकूं कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसको कैसे करना है। तो यहाँ पे जो सीटेट का पैटर्न है, जो लैंग्वेज का पार्ट होता है, उसमें दो लैंग्वेज होती हैं, एक हिंदी है, एक इंग्लिश होती है। हालांकि और भी कई लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत है, लोकल लैंग्वेज असम है, उड़िया है, या डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, या तो आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बेसिकली 3 लैंग्वेज ही हम पढ़ते हैं अपने स्टेट की अगर बात करते हैं हम। तो ये मैं इंग्लिश का टीचर हूँ यहाँ पे, तो मैं इंग्लिश की ही लेकर आया हूँ। अगर ज़रूरत लगेगी तो और भी लैंग्वेजेस मैं कवर करूँगा और बाद में साइकोलॉजी भी करूँगा। अब यहाँ पे मैं केवल पेपर बताऊँगा कैसे इसको करना है। ऑप्शन देख के ही आप कर सकते हो उसको, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझते जाइए, बस सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है पेपर, सॉरी, ये एक्चुअली इंग्लिश का ये फर्स्ट लैंग्वेज है और इसमें हम कंप्रिहेंशन को बाद में कवर करेंगे। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 में 15 क्वेश्चन 2 पैसेजेस आते हैं, कंप्रिहेंसिव पैसेज, उस पर बेस्ड होते हैं। अब एक्चुअली इसका क्या है, इसको तो हम बाद में कवर करेंगे। मेन चीज़ है जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उन पे हम आ रहे हैं। सबसे पहले हम उनको सीखेंगे कि उनको कैसे करना है। बिल्कुल ही इजी होता है अटेम्प्ट करना, बस हम जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे करते जाना और थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बस रटना कुछ भी नहीं है। मैं सब बताता जाऊंगा कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 106 है। अब देखो, हमने पहले ही बता दिया कि इसमें हमें बच्चे के पर्सपेक्टिव से करना है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखो, क्वेश्चन है इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम की बात हो रही है। मल्टीलिंगुअल का मतलब ये होता है कि कई सारे लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे एक क्लास में हैं। और हमेशा याद रखो, इस चीज़ को एज ए रिसोर्स लिया जाता है। ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है एक टीचर के लिए, इसको एज ए रिसोर्स यूज किया जा सकता है एक क्लासरूम में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। तो पहला ऑप्शन इसका हम पढ़ते हैं जो है इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और ऐसे तरीके का ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन में आए तो वो बिल्कुल ही नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि स्कूल जो इंस्ट्रक्शन बता रहा है उसको फॉलो किया जाएगा, नहीं, हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चे को उसके अपने तरीके से सीखने की। बच्चा अपने तरीके से सीखेगा, केवल हम उनको हेल्प कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम उन पर कुछ थोप नहीं सकते। तो इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है इन दियर ऑन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, बच्चा एक तो, अब यहाँ पे दियर यूज़ हुआ है तो डिफरेंट टाइप्स के लर्नर्स हैं, कई तरीके के लर्नर्स हैं, कोई एक इंडिविजुअल नहीं है। तो वो अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, इन देयर ऑन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड देन वन लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज से भी वो क्या करेंगे, वर्ड्स को मिक्स करेंगे। तो बस यही तो बात है मल्टीलिंगुअल की। मल्टीलिंगुअल में क्या होता है, मैनी लैंग्वेजेस, कई सारी लैंग्वेजेस।
तो ये ऑप्शन एक हो गया। चलो हम और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तीसरा, ओनली इन द लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड इन 3 लैंग्वेज फार्मूला। और जहाँ कहीं भी ओनली वर्ड आए सीटेट में, समझ लेना वो तो होना ही नहीं है ऑप्शन। ओनली यहाँ पे आ रहा है, ओनली इन द लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड। यहाँ पर भी बात हो गई कि जो गवर्नमेंट ने 3 फार्मूला जो लैंग्वेज का दे दिया उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का मैटर ही कहाँ रहा, वो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम रही ही नहीं। फिर चौथा ऑप्शन है इन द लैंग्वेज विद विच द टीचर इज़ फेमिलियर। टीचर का तो रोल ही नहीं है, टीचर से कोई मतलब ही नहीं, टीचर फेमिलियर हो ना भी हो। अगर टीचर नहीं भी है तब भी उसको मल्टी लैंग्वेजेस, कई सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है अपना सेकेंड ऑप्शन। ओके, मीन्स मल्टी लैंग्वेज का सेकेंड ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू। अब यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गया, इस पे क्वेश्चन बना है। हमेशा याद रखो 2 तरीके की मोस्टली टेस्ट होते हैं जनरली, जिनको हम कहते हैं, एक डायग्नोस्टिक होता है, एक रेमेडियल होता है। अब डायग्नोस्टिक क्या होता है, जिसमें हम कमियां पहचानते हैं, बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स हैं या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या कमी रह गई है। और फिर जो रेमेडियल होता है उसको हम रेमेडियल प्रोसेस से उन कमियों को दूर करते हैं। बस ये चीज़ समझने की कोशिश है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको। पहला ऑप्शन है फाइंड आउट डिफिशियंसीज। डिफिशियंसी का मतलब कमियां होता है। फाइंड आउट डिफिशियंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज। बिल्कुल सही, यही तो मैंने अभी बताया कि फाइंड आउट डिफिशियंसीज, कमियों को फाइंड आउट करना और उनको जो है दूर करने के लिए रेमेडी का प्लान करना। फिर चलो दूसरा ऑप्शन भी हम देख रहे हैं, असेस द सुइटेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो स्पेसिफिक प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर है। तीसरा है टेस्ट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। हमेशा सीटेट में अगर इस टाइप के ऑप्शन आते हैं तो बिल्कुल काट दीजिए, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जॉब का मतलब है ही नहीं, प्रैक्टिकली चाहे जो। लेकिन क्या होता है कि सीटेट कहता है कि नहीं, हमें बच्चों को जॉब की इतना ज़्यादा नहीं है, हमें क्या करना है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज से, मीन्स लाइफ से उनको कनेक्ट करना है। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको वो कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा, या लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा अपने नॉलेज से। तो मेन एजुकेशन का मतलब यही है, बच्चे को तैयार करना चैलेंजेस को फेस करने के लिए, मीन्स एप्लीकेशन प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं। जज द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या जज करना है, तो डायग्नोस्टिक का मतलब है सबसे इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दैट इज फाइंड आउट डिफिशियंसीज ऑफ द स्टूडेंट विद अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज, दैट इज। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू। अब यहाँ पे बात हो रही स्ट्रक्चरल अप्रोच की। एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स की अप्रोच हैं इंग्लिश में। सबसे पुरानी जो है क्लासिकल मेथड, जिसको हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड बोलते हैं। फिर दूसरा उसके बाद बाइलिंगुअल भी आता है। फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच है, डायरेक्ट मेथड है। कई सारे मेथड हैं, कई सारी अप्रोच हैं हमें लैंग्वेज सीखने की, बच्चों को सिखाने की। तो बात यहाँ पे हो रही स्ट्रक्चरल अप्रोच की। अब हम बता रहे हैं, जैसे पहला जो मेथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, उसमें क्या होता है कि उसमें टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट जो बुक होती हैं उनका मेन रोल होता है। मेन रोल मतलब हम बुक्स को ट्रांसलेट, बुक में जो लिखा होता है उसको ट्रांसलेट करके बच्चे को उसकी अपनी लैंग्वेज में करके पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सेकेंड लैंग्वेज है, और जो फर्स्ट लैंग्वेज वो हमारी हिंदी, या कह सकते हो जो हमारी मदर टंग है, वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हो जाती है। तो हम सीख क्या रहे हैं, इंग्लिश, और इसको सीखना क्या होता है, ये हमारी सेकेंड लैंग्वेज हो गई। तो अब क्या है कि इंग्लिश अगर हमें अगर बच्चों को पढ़ानी है तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये कहता है कि जो भी मटेरियल है, जो भी बुक्स हैं, या जो भी उसमें कंटेंट है, उसको हमें बच्चे की उसकी लैंग्वेज में, मीन्स उसकी जो मदर टंग है उसमें करके उसको पढ़ाना होता है। तो ये हो गया ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमें इंग्लिश में ही पढ़ाना होता है, मतलब जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज एक ही बात होती है। जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, जो हम सीख रहे हैं, हमें उसी लैंग्वेज में पढ़ाना है जो कि सीबीएसई बोर्ड फॉलो करता है।
मीन्स जैसे अगर हमें बच्चे को कुछ भी पढ़ाना है तो वो डायरेक्ट लैंग्वेज से ही बताएंगे हम उसको। अगर हमें पेन को डिफ़ाइन करना है तो पेन हम उसको दिखा सकते हैं, मीन्स सिंबल सिंबल हम उसको दिखा सकते हैं। मीन्स डायरेक्ट का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाना, उसको दिखा के पढ़ाना। कुछ भी बताना है तो डायरेक्टली हमें उसको प्रेजेंट करना होगा, मीन्स उसकी जो जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं उसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होता है। फिर बाइलिंगुअल मेथड एक होता है। बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है कि मदर टंग एज वेल एज जो सेकेंड लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश, या जो हम सीख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश है चाहे हिंदी, जो भी हमारे लिए सेकेंड लैंग्वेज है, तो क्या होता है कि दोनों लैंग्वेज में हमें पढ़ाना होता है, बोथ द लैंग्वेज। अब फिर आती है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? स्ट्रक्चरल अप्रोच हमें सिखाती है सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रेजेस क्या होते हैं, उनका सिस्टम कैसा होता है, कि तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। मतलब ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर सीखते हैं, और इसमें हम फेशियल एक्सप्रेशन से इसको कैसे एक्सप्रेस करना है। मेन चीज़ इसमें कई बार क्वेश्चन आया है, जैसे पूछते हैं, दे देते हैं, तो इसका एक मेन फीचर है जो कि सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स। इसमें हम मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं और उसका फिर ग्रेडेशन करते हैं। तो ये है इस अप्रोच का। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर कहूँ स्ट्रक्चर कहाँ पे, और स्ट्रक्चर का क्या रोल है, जैसे हम जब टेंसेस पढ़ते हैं तो टेंसेस में अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे सब सेंटेंसेस की हम बात करते हो, सेंटेंसेस 5 टाइप्स के जैसे कि होते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव। तो उसमें क्या है, अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हो, सब मोस्टली सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर उसके बाद जो भी बचा हुआ पार्ट है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीमेंट है, वो सब आता है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। अब इंट्रोगेटिव जैसे फर्स्ट टाइप क्या होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब, जो भी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसको लाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हम मेन वर्ब जो भी यूज हो रहा है इसको लाते हैं, फिर बाद में जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है या कंप्लीमेंट है जो भी बचता है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और ऐसे ही सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, उसमें क्या सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होते हैं। और ये अगर कहा जाए तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में हमें ग्रामर सीखनी पड़ती है, हमें रूल्स सीखने पड़ते हैं, लैंग्वेज के सिंटैक्स सीखने पड़ते हैं। और एक ही, जैसे कि अगर वर्ड्स जो भी हम रख रहे हैं, अगर उसका स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो वो मीनिंगफुल मीन्स सेंस नहीं देगा। मान लो हम कहें सेंटेंस जैसे है, राम इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, और इसी को अगर हम अलग तरीके से लिख दे, ग्राउंड, द, इन, इज, प्लेइंग, राम, तो वर्ड्स तो वही हैं, वर्ड्स तो वही हैं, लेकिन उनका प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, इसलिए ये सही मीनिंग नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में हमें प्रॉपर एक सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है। राम इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब इसी को अगर हम कर दें, इज़ राम प्लेइंग इन द ग्राउंड, अब ये इंट्रोगेटिव हो गया, इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। पहले तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि राम वहाँ खेल रहा है ग्राउंड में, लेकिन अब हम पूछ रहे हैं तो हमारा इंटेंशन चेंज हो गया, मीन्स पैटर्न चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हुआ ना। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में मेन चीज़ क्या, हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखना है। पहला ऑप्शन है स्पीच एंड रीडिंग। हाँ, रीडिंग तो इसमें है, खैर रीडिंग तो आती है, और इसमें जो है स्पीच का भी रोल होता है, हम मान रहे हैं स्पीच भी होती है इसमें। दूसरा ऑप्शन है रीडिंग ओनली, केवल तो रीडिंग नहीं होती है, तो दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन है स्पीच ओनली, केवल स्पीच नहीं होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है रीडिंग एंड राइटिंग। तो अब स्ट्रक्चर जो भी होते हैं वो राइटिंग में भी होते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, पहला है स्पीच एंड रीडिंग, वो भी सही है, चौथा है रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी सही है। लेकिन अब क्वेश्चन पर ज़रा ध्यान दो, क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है मोर, ये चीज़ बहुत सीटेट में मायने रखती है कि वर्ड क्या यूज़ हो रहे हैं, ओनली यूज़ हो रहा है, मोर यूज़ हो रहा है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर यूज़ हो रहा है। तो
बस अब जब मोर की बात हो रही है तो मोर जो इम्फेसिस देता है वो स्ट्रक्चरल अप्रोच वो रीडिंग एंड राइटिंग पे देता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर दो ऑप्शन लगते हैं एक जैसे हैं, तब हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होता है कि आखिर ये क्या कह रहा है, किस चीज़ की ये बात कर रहा है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्या कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़। मीन्स अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसका मीनिंग क्या वो कहना चाहता है, कोई पैराग्राफ है, कोई बुक है, कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, तो वो क्या मीनिंग, उसकी मीनिंग आप निकाल पा रहे हो। तो मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी कौन सी है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम कैजुअली पढ़ते हैं कुछ चीज़ को, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बस ऐसे हमने हेडिंग पढ़ी या उसका पढ़ लिया, समझते नहीं, थोड़ा बहुत समझे, बस काम खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी करनी है, हमें पूरा समझना है उसको क्या है। अब यहाँ पे डज नॉट, अब यहाँ पे वर्ड आ गया डज नॉट, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी एक्टिविटी है इसमें से जो मीनिंग बेस्ड नहीं है। तो पहला इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट, बिल्कुल सही, ये तो होता है। जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे अगर हम इंटरेक्शन उसके साथ अच्छे से नहीं करेंगे या पूरी तरीके से उसमें ध्यान नहीं लगाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे उसमें क्या है। तो ये तो ऑप्शन होगा मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी का। दूसरा आ रहा यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल सही है। अगर कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में हमें अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो हम कैसे समझ पाएंगे, ग्रास्प भी नहीं कर पाएंगे। तो यूजिंग प्रीवियस नॉलेज भी होता है। तीसरा है रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू पीयर्स, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो और उसी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, उसी पैराग्राफ को या उसी स्टोरी को पढ़ने के बाद अगर आप अपने पीयर्स को समझा रहे हो सेम, तो आपको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत होगी। पहले आप समझोगे उसे, तभी आप दूसरे को समझा पाओगे। तो ये भी होगा। चौथा ऑप्शन है रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, हर वर्ड को तेज तेज पढ़ना है प्रोनाउंशिएट करके और उसका ट्रांसलेट करना है, उसको मतलब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ये पैटर्न नहीं सही है। तो इसमें जो है पूछ भी यही रहे कि डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़, तो यही हो जाएगा रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, उसको ट्रांसलेट नहीं करना है ये। फिर हम आते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 110। अब ये है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्टिंग में ही है। कह रहा है कंप्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो कौन सा ऐसा कंप्रिहेंशन है, कौन सी ऐसी कंप्रिहेंशन पढ़ने की स्किल है जिसमें आप रीडिंग मीन्स स्किल ऑफ रीडिंग, जिसमें आप टेक्स्ट को या जो पढ़ रहे हैं आप उसको बड़ी क्लोजली पढ़ते हैं, ध्यान लगा कर पढ़ते हैं और इंटेंसली पढ़ते हैं। एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग, एक होता है इंटेंसिव रीडिंग, ये भी हम अभी बताएंगे क्या होती है, दोनों चीज़ें क्या हैं। तो टेक्स्ट क्लोजली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग मीन्स निकालना मीनिंग, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, उस टेक्स्ट में क्या लिखा है, क्या वो कहना चाहता है, उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को समझना, उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालना, उस टेक्स्ट को क्लोजली पढ़ के। तो ये कौन सा कंप्रिहेंशन होता है ये पूछ रहे हैं। ये इन्फ्रेंशियल कंप्रिहेंशन होता है या ग्लोबल कंप्रिहेंशन होता है या लोकल कंप्रिहेंशन होता है या ट्रांजैक्शनल होता है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो पहला है इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल में क्या होता है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं टेक्स्ट को हमने पढ़ा, उसके बेस पे हम कुछ और समझ लेते हैं, उससे इन्फ्रेंस निकाल लेते हैं, मीन्स वो रीज़न और कह सकते हो कि उसका रिजल्ट क्या रहता है, कॉज और रीज़न का हो जाता है इन्फ्रेंस। मीन्स टेक्स्ट में कुछ और लिखा है, उसके बेस में हमने उसको पढ़ा और कुछ और हमने उसका मीनिंग समझ लिया या आगे की बात भी समझ ली, तो ऐसे इन्फ्रेंस उसको बोलते हैं। ग्लोबल में क्या होता है, ग्लोबल ज़्यादा हो जाता है, जैसे ग्लोबली
हमने पूरा नॉवेल पढ़ लिया, पूरी स्टोरी हमने पढ़ ली, तो ये ग्लोबल का मतलब यही हो जाता, मतलब टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो ये मीन्स, और लॉन्गर टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं या टोटल हमने पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया तो वो ग्लोबल में आ जाता है। और ग्लोबल जो होता है वो एक्सटेंसिव प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है या एक्सटेंसिव रीडिंग होती है ग्लोबल। लेकिन यहाँ पे वो इंटेंसिव रीडिंग की बात कर रहा है, इंटेंसली वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये लोकल होगा। लोकल कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, लोकल कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या करते हैं, केवल एक पीस होता है उसको ही पढ़ते हैं, मीन्स रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इन इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो ये लोकल कॉम्प्रिहेंशन में ये, इसको हम इंटेंसिव रीडिंग भी बोलते हैं या इसको हम क्लोजली पढ़ते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें है क्या, क्या कहना चाहता है वो, जो भी टेक्स्ट जिसने भी लिखा, ऑथर है या जो भी राइटर है या नरेटर है। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा सही है लोकल। लोकल कंप्रिहेंशन की ये कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है। ट्रांजैक्शनल में क्या हो जाता है, ट्रांजैक्शनल में मैं बता रहा हूँ। ट्रांजैक्शन जो कि एक वर्ड है, ट्रांजैक्शन नहीं, जैसे हम कहते हैं अमाउंट को ट्रांजैक्ट करना है, ट्रांजैक्शन ऑफ द अमाउंट, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। तो बस उससे हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कोई कुछ कुछ चीज़ हमने पढ़ी, उसको हम दूसरों को बता रहे हैं, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शनल हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इट इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड द सिचुएशन and helps the class to prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction and expansion of ideas to the learner. यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कौन सी चीज़ है, कौन सी ऐसी राइटिंग है जिसमें टीचर जो है वो बच्चे को या लर्नर्स को क्या करता है, सिचुएशन प्रोवाइड कराता है, मीन्स हेल्प करता है। ऑन द टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड्स फीडबैक, फीडबैक भी देता है, डायरेक्शन भी, दिशा निर्देश भी देता है, एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, और जो लर्नर है उसके आइडियाज़ को भी वो एक्सपैंड करता है, मीन्स और ज़्यादा उनको बढ़ाने की कोशिश करता है, उनको विस्तार देता है। तो इस कौन सी ऐसी राइटिंग है वो, कंट्रोल्ड राइटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर रहा, वो केवल हेल्प कर रहा है ना। कंट्रोल में क्या हो जाता है, बिल्कुल ही रोक दिया, कंट्रोल पूरी तरीके से हमने कंट्रोल कर रखा, जैसा हम चाहते हैं वैसा करें। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसी के आइडिया को, लर्नर के ही आइडिया को वो एक्सपैंड कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा। गाइडेड राइटिंग, हाँ इस ऑप्शन को हम देख सकते हैं, गाइडेड, क्योंकि हेल्प एक तरीके की गाइड ही होती है, वो गाइड कर रहा है। फ्री राइटिंग, और फ्री राइटिंग में क्या होता है, अगर यहाँ पे टीचर का बिल्कुल रोल ना होता, केवल लर्नर ही करता, तब तो फ्री राइटिंग हो सकती थी। तो फ्री राइटिंग भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि फ्री राइटिंग में बिल्कुल ही बच्चा जो है फ्री होता है, वो कुछ भी करता है, कुछ भी कैसे भी करे। तो वो क्या, फ्री राइटिंग को कभी कभी हम प्रोडक्ट राइटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे के खुद का ऑन प्रोडक्शन है, वो अपने स्किल्स, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। तो फ्री राइटिंग और प्रोडक्ट राइटिंग ये दोनों नहीं होंगे। तो इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो सबसे सही है वो क्या है, गाइडेड राइटिंग। इसमें गाइड बच्चे को दी जा रही है, लर्नर को टीचर गाइड कर रहा है एक तरीके से देखा जाए। फिर उसके बाद ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th टू रीड द टेक्स्ट thoroughly. Then she asked them to answer the question with reference to the context. In this process she is encouraging students for, यहाँ पे जो ब्रैकेट में RTC लिखा है ये होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जैसे नहीं होता कि हम जो चैप्टर्स पढ़ते हैं जो हमारे बुक्स में होते हैं, तो उसी में से कोई एक पैराग्राफ आ जाता है और उसी पैराग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम अटेम्प्ट करते हैं। तो ये बस वही है, मीन्स एक कक्षा 5 की शिक्षिका है जो अपने बच्चे को एक टेक्स्ट कहती है, इसको सही से थोरोली, अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से इसको पढ़ो डिटेल में। देन सी आस्क्ड देम टू आंसर द क्वेश्चन, फिर वो उनसे कहती है RTC, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, मीन्स पैसेज वही है, उसी के बेस्ट क्वेश्चन है, वो पूछती है। तो इन दिस प्रोसेस सी इज़ इनकरेजिंग स्टूडेंट्स, तो इस प्रोसेस में वो बच्चे को क्या, किस चीज़ के लिए इनकरेज कर रही है। तो पहला स्किमिंग,
स्किमिंग होगा नहीं, क्योंकि स्किमिंग क्या होता है मैं बता रहा हूँ, एक जनरल ओवरव्यू ऑफ टेक्स्ट होता है। मीन जैसे कोई भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो उसकी मीनिंग, जैसे हम सारी चीज़ें नहीं समझ रहे हैं उसमें, जैसे टेक्स्ट हमने कोई पढ़ा, मान लो कोई भी टेक्स्ट है, कुछ भी उसमें लिखा है, तो हम उसको जनरली पढ़, जैसे न्यूज़पेपर मेनली हम ऐसे ही पढ़ते हैं स्किमिंग करके ही। न्यूज़पेपर पढ़ लिए हमने, एक जनरल आइडिया, वो क्या क्या थीम है उसकी, क्या वहाँ पे जिसने लिखा वो कहना क्या चाहता है, उसका गेस्ट क्या है, मैसेज क्या है, केवल पढ़ लिया हमने उसको। स्कैनिंग थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्कैनिंग में हम अप्रोप्रिएट और डेफिनेट चीज़ और पर्टिकुलर चीज़ ढूंढते हैं। जैसे कि मान लो कोई न्यूज़पेपर में किसी ने तुम्हें फ़ोन करके बताया कि आज न्यूज़पेपर में ये चीज़ निकली है तो उसको देखना, तो हमने न्यूज़पेपर मंगाया, और उस न्यूज़ बाकी क्या लिखा उस न्यूज़पेपर में, क्या न्यूज़ दी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम सीधे उसी को ढूंढने लग जाते हैं, सारी हेडिंग्स पढ़ते हैं, और जहाँ पर हमारे जो काम की इन्फॉर्मेशन होती है बस उसी को खोल के हम पढ़ते हैं। मीन्स वो पर्टिकुलर हो जाती है, मीन्स जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उस टाइम, तो उस चीज़ को पढ़ते हैं, वो स्कैनिंग होता है। अब इंटेंसिव रीडिंग, हाँ इंटेंसिव रीडिंग होगी, जैसे हमने कहा था अभी इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग हम बताएंगे। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि हम डिटेल में पढ़ते हैं चीज़ को, क्लोजली उसको पढ़ते हैं, इंटेंस होकर के नहीं। लोग कहते हैं क्या इंटेंस लुक दे रहे हो, तो इंटेंस मीन्स सीरियस, ग्रेव होकर हम उस चीज़ को, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, वर्ड्स को समझते हैं, उनकी भी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है इंटेंसिव रीडिंग, ये क्लोज रीडिंग इसको बोला जाता है। फिर लास्ट में है एक्सटेंसिव रीडिंग। अब एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, जो रीडिंग फॉर प्लेजर मीन्स जनरली पढ़ा जाता है, जैसे नॉवेल हम पढ़ते हैं या स्टोरी कोई पढ़ते हैं तो वो हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, मीन्स स्टोरी के लिए पढ़ते हैं, उसमें हम केवल कहानी समझते हैं, उसको पढ़ने में मज़ा आता है, उसमें हम वर्ड नहीं समझते, स्ट्रक्चर नहीं देखते, कहाँ पे ग्रामर का कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, उसका कैसे ये हेल्पिंग वर्ब आई है, ये मेन वर्ब आई है, या ये रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं, उसको नहीं समझते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग में। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या करते हैं, रीडिंग फॉर प्लेजर, दैट इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग, एंड इंटेंसिव रीडिंग दैट इज़ केयरफुल रीडिंग, और इन डिटेल व्हेन यू आर रीडिंग दैट इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। सो यहाँ पे जब तक इंटेंसिव रीडिंग हमने नहीं करी होगी, अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे उस टेक्स्ट पे, पूछा कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ दी गई, अगर उसको ढंग से नहीं पढ़ा तो कैसे कर पाएंगे हम। तो ये क्या है, इंटेंसिव रीडिंग इसमें हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विथ। तो ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है, हालांकि मैंने कहा था सीटेट में ज़्यादा नहीं आते, एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे रटने वाले, लेकिन फिर वो रटने वाले जो होते हैं, अब मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे, 30 में एक दो आ रहे रटने वाले, तो उनको क्या मतलब है, अगर पढ़ा है आपने तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा है तो वो ज़्यादा बेटर है। हालांकि इसमें जो होंगे स्टीफन क्रैंसन होंगे, स्टीफन क्रैशन। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि कंप्रिहेंसिबल इनपुट क्या होता है। अब देखो कंप्रिहेंसिबल, कंप्रिहेंशन मीन्स क्या, समझना, चीज़ों को समझना, इनपुट मीन्स जो चीज़ हमारे अंदर आती है, इनपुट, आउटपुट जो चीज़ बाहर जाती है, मीन्स क्या हमने सीखा। तो ये जो कंप्रिहेंसिबल इनपुट है, ये जो है हमेशा रिलेटेड है किससे, लिसनर से, जो लिसन करता है। जैसे मान लो हम कुछ भी बोल रहे हैं, आप जो लिसन कर रहे हो उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, आत्मसात कर रहे हो, तो बस यही चीज़ हो जाती है कंप्रिहेंसिबल इनपुट। ठीक है, मीन्स इसमें कई बार हमने कोई चीज़ पढ़ी, तो पढ़ने से वो हमें क्या समझ में आया उसमें, वो हमारा कंप्रिहेंसिबल इनपुट हो गया। और बिना इसके पढ़ना, मतलब जैसे कि क्या होता है, कई बार लोग लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं या वोकेबलरी की बात करते हैं। जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है, आत्मसात करना लैंग्वेज को, लेकिन ये थोड़ा अलग है। क्रैशन कहते हैं कंप्रिहेंशन इनपुट का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 114। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग। हम जब कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं उसमें 4 स्किल्स होती हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये इसका क्रम भी याद रखो, पूछ देते हैं कि इनका क्रम क्या होगा।
तो ये LSRW याद रखो। सबसे पहले लिसनिंग आती है, फिर स्पीकिंग आती है, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। अब इसको हम एक तरीके से और भी समझ लें ताकि ये याद रहेगा आप लोगों को। एक्चुअली क्या, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या वो सुनता है ना, लिसनिंग। जैसे उसने जब सीखना स्टार्ट किया, जब सीखेगा वो तो सबसे पहले सुनेगा वो जैसा बोलता हुआ हमें सुन रहा है, फिर वैसे ही वो बोलने की कोशिश करता है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया, लिसनिंग। उसने सुना, कॉपी किया, इमिटेट किया, फिर उसने भी बोलने की कोशिश की, तो फिर आती है स्पीकिंग। सबसे पहले यही तो सिखाया जाता है। फिर जब हम क्लासेस में जाते हैं या जो मदर जो हमारी होती हैं घर में, जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमको फिर पढ़ना सिखाते हैं छोटे बच्चों को। फिर वो क्या सिखाते हैं, रीडिंग उसके बाद पढ़ना सिखाना कि इसको पढ़ो। फिर इसके बाद आता है राइटिंग। फिर उन्हीं शब्दों को या उन्हीं अक्षरों को जो हमने पढ़ा, फिर उनको लिखना सिखाया जाता है। तो ये क्रम होता है LSRW, ये पूछ दिया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। रीडिंग में भी स्किल्स होती हैं, तो उसमें से कौन सी स्किल रीडिंग की नहीं है। कनेक्टिंग। अब कनेक्टिंग तो है ही, क्योंकि अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें जो भी उसमें लिखी हैं तो उससे कनेक्ट नहीं करेंगे। एक सेंटेंस दूसरे से कनेक्ट होता है। एक सेंटेंस में कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसी के आगे दूसरे सेंटेंस में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती जुलती दी होती है, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं जब हम पढ़ते हैं। मान लो कोई चैप्टर है, कोई स्टोरी है, तो ऐसा तो नहीं हर सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसकी मीनिंग वो कनेक्टेड है। एक सीरीज़ में चलती है स्टोरी, एक सीरीज़ में नॉवेल चलता है, मीन्स हर चीज़ कनेक्टेड होती है। तो कनेक्टिंग तो रहेगा रीडिंग में। प्रिडिक्टिंग भी होता है, क्योंकि जैसे हमने कोई स्टोरी पढ़ी, आधी स्टोरी पढ़ी, तो हम प्रिडिक्ट भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं आगे कि इसमें ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद सिंथेसाइजिंग भी क्या, मिक्सअप होता है, कंबाइन करना, चीज़ों को कंबाइन, वही होगा सीरीज़ को, जो भी चल रहा है स्टोरीज को कंबाइन करते हुए, सेंटेंस को कंबाइन करते हुए हम चल रहे हैं। फिर चौथा आता है ट्रांसक्रिप्टिंग। ये राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। ट्रांसक्रिप्ट करना, ट्रांसक्रिप्ट मीन्स लिखना। किसी चीज़ पे कहीं मान लो नेम प्लेट लगाते हैं, उस पर भी हम ट्रांसक्रिप्ट करवा देते हैं। या हमारी गाड़ी होती है, उसमें भी हमने कुछ भी लिखवा दिया, तो वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो टर्म है, ये रिलेटेड है राइटिंग से, ये रीडिंग की स्किल नहीं है। तो हम फिर नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन इन्हेंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन। लीस्ट में सबसे कम, याद रखना है इस चीज़ का। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन है, इन चारों में से कौन सी सबसे कम इम्पॉर्टेंट है जो स्पीकिंग स्किल को बच्चे में बढ़ाती है। इन्हेंस मीन्स बढ़ाना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन इन्हेंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन। पहला ऑप्शन है लिसनिंग पैसेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक। ये तो सही है कि अगर हमें स्पीकिंग स्किल बढ़ानी, सबसे पहले तो हमें सुनना भी तो होगा, लिसनिंग पैसेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक। फिर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड आइडियाज़। ये तो अगर कहीं भी ऑप्शन आ जाता तो ये तो होगा ही होगा, क्योंकि हम जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, यहाँ पे हमें जो भी लर्नर है उसको अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है, उसको अवसर प्रदान करने हैं ताकि वो सीख सके। तो ये तो है ही, वो अपनी फीलिंग, अपने आइडियाज़ को अगर एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं पाएगा तो उसकी स्पीकिंग स्किल कैसे बढ़ेगी। तो ये भी स्पीकिंग स्किल का एक पार्ट है। आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। अब ये क्या होता है बता रहा है, जैसे कि मेनली अगर देखा जाए दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चे के आइडियाज़ को एक्सपेंड करते हैं। एक होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, एक होते ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब क्लोज्ड एंडेड में क्या होता है कि उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है, मीन्स ट्रू फॉल्स कह सकते हो, या वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो फैक्ट मीन्स अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका एक ही जवाब है, वो क्लोज है, क्लोज एंडेड। एंडेड है मीन्स क्लोज मीन्स बंद होता ना, बंद मुखी प्रश्न इनको शायद हिंदी में बोलते हैं। तो आस्किंग क्लोज्ड, अगर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछोगे बच्चे से तो उसका तो सीधा सीधा एक ही जवाब है। ट्रू फॉल्स पूछ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया, उसका तो एक ही जवाब है, वो क्लोज एंडेड है। तो उसमें स्पीकिंग स्किल कहाँ से बढ़ रही है। हाँ, अगर ओपन एंडेड होता तो ओपन एंडेड में क्या, बच्चे को आइडियाज़
वो कुछ भी सोच सकता है, कहीं भी जा सकता है, अपनी स्किल को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने को उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब अगर इन दोनों, कई बार क्वेश्चन और मिल सकता है, हमेशा आता है, यहाँ नहीं तो साइकोलॉजी में आएगा, हिंदी में आएगा, ईवीएस में आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड ये बच्चे की प्रोग्रेस में उतना सहायक नहीं होता, लेकिन ओपन एंडेड हमेशा बच्चे को क्रिएटिव बनाता है। तो ये चीज़ याद रखना। एंड ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन ए गिवन टॉपिक, तो ये भी होता है भाई। अगर बच्चे की स्पीकिंग स्किल हमें सही करनी है तो हमें डिस्कशन किसी भी टॉपिक पे ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन इसमें पूछा क्या, लीस्ट, तो लीस्ट में थर्ड ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। तो ये नहीं होगा, बाकी सारे हैं। फिर अब आते हैं 116वां क्वेश्चन 116, जो कि है एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर एज। मीन्स प्राइमरी लेवल में जो लिटरेचर है वो इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर, वो एक सीखने वाला जो लर्नर है उसकी लैंग्वेज डेवलप करने में कैसे सहायक है। लिटरेचर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर। अब यहाँ पे हम, अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, लेकिन जब आंसर पढ़ोगे, ऑप्शंस पढ़ोगे, मीन्स तब समझ में आ जाता है कि इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा। हम अभी बताते कैसे पहचानना है। पहला ऑप्शन है इट इनकरेजेस द लर्नर्स टू कंप्लीट द वर्कशीट बेस्ड ऑन इट। तो जब भी वर्कशीट की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमने पहले ही बताया है बच्चे का हमें विकास करना है, बच्चे को हमें इतना करना है कि वो क्रिएटिव बन सके, कुछ अच्छा कर सके। हमें यहाँ पे उससे वर्कशीट, केवल वर्कशीट बेस्ड चीज़ें नहीं करवानी है। इट इनकरेजेस द लर्नर टू कंप्लीट द वर्कशीट बेस्ड ऑन इट, नो, दैट इज़ नॉट। इट इज़ एन ऑथेंटिक मटीरियल कवरिंग वेरियस जॉनर्स। जॉनर्स क्या होते हैं लिटरेचर के, ये कई पार्ट होते हैं, जैसे स्टोरी हो गया, ऐसे हो गया, पोएम हो गई, नॉवेल हो गया, बायोग्राफी हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई। तो ये सब जॉनर होते हैं लिटरेचर के। तो फिर तीसरा देखते हैं, इट डेवलप्स टीचर्स इंटरप्रिटेटिव, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज़। अब यहाँ पे बात टीचर की कर रहा है, तो सीटेट कभी टीचर से क्या मतलब, यहाँ पे बच्चे की जब बात है, लैंग्वेज ऑफ लर्नर की, तो टीचर से क्या मतलब। इट डेवलप्स टीचर्स इंटरप्रिटेटिव, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज़, तो वो ठीक है, वो टीचर की डेवलप करती है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं, लर्नर से रिलेटेड है यहाँ पे। फिर है इट इज़ ए गुड बेसिस फॉर द ओनली एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी। वर्ड ओनली आ गया यहाँ पे। अब जब भी वर्ड ओनली आए तो वो तो ऑप्शन होना ही नहीं है। इन्होंने कहा कि केवल क्या है, ये बच्चे की वोकेबलरी को ही केवल एक्सपेंड करता है, वोकेबलरी को बढ़ाता है। तो क्या भाई केवल वोकेबलरी को ही बढ़ाता है, और भी तो चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे जब चार ऑप्शंस हैं तो हमने बता दिया, पहला होगा नहीं वर्कशीट, तीसरा होना नहीं है, चौथा ओनली यूज़ हो गया इसलिए नहीं होगा। तो इस वजह से क्या बचा, दूसरा ऑप्शन है, इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जॉनर। जो कि बात लिटरेचर की है, इसलिए ये ऑप्शन है, होगा। फिर 117, अ टीचर प्रिपेयर्स अ वर्कशीट and removes every seventh word from the text. Then she asked the learners to read the text. After that, they were asked to complete the worksheet with missing word. The task given on the worksheet is A. अब यहाँ पे टीचर ने एक क्या करी, वर्कशीट प्रिपेयर करी, और उनमें से जो भी वर्ड्स लिखे उनमें सेवेंथ वर्ड उन्होंने, मीन्स जो भी हैं वर्ड, जो भी सेंटेंसेस है, सेवेंथ वर्ड उसने निकाल दिया फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। फिर देन सी आस्क्ड द लर्नर्स टू रीड द टेक्स्ट, आफ्टर दैट दे वर आस्क्ड टू कंप्लीट द वर्कशीट। फिर वो कहती है कि इसको, टेक्स्ट को पढ़ो और जो फिल इन द ब्लैंक है उसको कंप्लीट करो, मीन्स जो मिसिंग वर्ड है उसको कंप्लीट करो। जो टास्क गिवन ऑन द वर्कशीट, तो ये क्या है, अब ये स्पीकिंग टेस्ट, सॉरी स्पीकिंग टास्क, राइटिंग टास्क। अगर ये स्पीकिंग टास्क होता तो इसमें वर्ड उनको हटाने की ज़रूरत क्या होती, तो ऐसे भी हो सकता था ना, उसको कोई भी पैराग्राफ दे दिया, कोई भी टेक्स्ट दे दिया, वो पढ़ेगा, उसमें वर्ड को, हर सेवेंथ वर्ड को हटाने की क्या ज़रूरत। तो स्पीकिंग टास्क तो होना नहीं है, वैसे तो है, लेकिन अगर वो वर्ड ना हटाती, उसने वर्ड सेवेंथ वर्ड हटा दिया, इसलिए स्पीकिंग टास्क नहीं होगा। राइटिंग टास्क तो है ही नहीं,
राइटिंग की तो बात ही नहीं हो रही, वो कह रहा पढ़ो इसको और उसको फिल इन द ब्लैंक करो। क्लोज टेस्ट, ओपन टेस्ट। और ओपन टेस्ट जैसा अभी मैंने एक क्लोज एंडेड ओपन एंडेड बता ही चुका मैं। ओपन टेस्ट में क्या होता है कि जब क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं कि इस पर आप कोई ऐसे लिखो या इस पर आप अपने आइडियाज़ जो है एक्सप्रेस करो, वो ओपन टाइप का टेस्ट होता है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर जो एक टेक्स्ट होगा, जो भी उन्होंने बुक से लिया हो, एक पैसेज, पैराग्राफ, कोई इसमें से वर्ड हटा दिया, तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। उन्होंने देखा बच्चे ने कितना सीखा उस वर्ड को फिल करना, तो क्लोज टेस्ट। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे 118। 118 क्या है, लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी मीन्स, लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, इसका क्या मतलब है। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं या बता दें आर्बिट्रेरी होता क्या है। चलो हम पहले बता रहे हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है, जैसे कहा था लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, जिसका मतलब ये होता है कि लैंग्वेज में कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं होती है। मींस ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है तो उस चीज़ को हर लैंग्वेज में हर तरीके से वैसे ही बोला जाएगा। मींस उसका रिलेशन नहीं होता है उसके सिंबल से या उनके वर्ड से या उनकी मीनिंग से, उसका कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे मैं अगर कहूँ यहाँ पे जो डॉग होता है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं ना। हिंदी में अब बात लैंग्वेज की ही हो रही है, अब हिंदी भी लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, कुत्ता बोल दिया हमने, कुत्ता हो गया वो, अब डॉग नहीं रहा। बंगला में हमने क्या बोल दिया, कुक्कुर बोल दिया उसको। जर्मन में हमने क्या बोल दिया, हुंड बोल दिया। तो क्या है, देखो चीज़ एक ही है, सिंबल एक ही है डॉग, लेकिन उसके नाम अलग अलग हो गए। मीन्स लैंग्वेज चेंज होती है, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। फिक्स्ड मतलब नहीं है वो कि ये चीज़ है तो इसको ऐसे ही बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन को भी देख सकते हो आप। प्रोनाउंसिएशन जैसे मान लो लिखा है FLOUR, जैसे मान लो हमने लिख दिया ये FLOUR, फ्लावर इसको भी बोलते हैं। और एक ये लिखा FLOWER, ये भी फ्लावर लिखा। लेकिन हम प्रोनाउंशिएट तो एक जैसा ही करते हैं, मीनिंग अलग अलग है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका कोई सिंबल नहीं होता, हर चीज़ का एक अलग मीनिंग होती है। तो लैंग्वेज का ये फीचर है, ये आर्बिट्रेरी होती है। तो इसका मतलब क्या है, पहला समथिंग इज़ डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न, नहीं है ये। इट इज़ बेस्ड ऑन अ वैलिड रीज़न एंड नॉट ऑन चांस, ये भी नहीं होगा। देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, तो ये तो मैंने बताया तो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशन तो होता ही नहीं बिटवीन वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। एक जैसे वर्ड हैं लेकिन फिर भी अलग अलग उनकी मीनिंग है। कई बार तो ऐसा होता है होमोनिम्स होते हैं, स्पेलिंग भी अलग है, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन जब उनका कॉन्टेक्चुअल यूज़ होता है तो वहाँ पे वो अलग अलग मीनिंग देते हैं। ऐसे अब होमोफोन्स जो बोलने में एक जैसे हैं, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे अभी जो मैंने वर्ड लिखा था वो होमोफोन होते हैं, तो उनका मीनिंग भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। तो ये चीज़ होती, तो हम नहीं कह सकते। तो डिपेंड करता है वो कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, उसका यूज़ चेंज होता रहता है। कई बार एक ही वर्ड होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है और हर जगह पे अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया। मीन्स देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड दियर मीनिंग। सो ये ऑप्शन, इसका आर्बिट्रेरी का मतलब यही होता है। फिर हम आते हैं, द टीचर ऑब्जर्व्ड दैट प्रवीण कुड नॉट राइट ए पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग द टॉपिक। However, she was able to write it under adult or peer guidance. This guidance is called. मतलब the teacher observed that Praveen could not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic. मीन्स उसने पढ़ा, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी वो एबल नहीं है कि वो अपने आप इंडिपेंडेंट होके लिख सके। तो क्या है कि हाउएवर शी वाज एबल टू राइट इट अंडर एडल्ट और पीयर गाइडेंस, लेकिन उसे मदद चाहिए। मीन्स एडल्ट या कोई पीयर है तो उसके गाइडेंस के अंडर में वो लिख सकती है। दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, इस गाइडेंस को क्या बोलते हैं, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है।
शायद वाइगोट्स्की का, वाइगोट्स्की ने ही इसका फोल्डिंग दिया है ना, सहयोग वाला सिद्धांत। तो इसमें इसका फोल्डिंग हो जाएगा, सीधा सीधा, कुछ करना है ना। इसका फोल्डिंग, सहयोग की बात हो रही है इसमें, उन्होंने एक टर्म यूज किया इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग क्या, अस्थाई सहयोग, नॉट परमानेंट, टेम्परेरी हेल्प, जो इसका फोल्डिंग कही जाती है। फिर ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। एक्चुअली ये पेपर जो है प्राइमरी का है, 1st to 5th वाला। लेट बाद में हम जूनियर का भी सॉल्व करेंगे। द पर्पज़ ऑफ टेक्सटुअल एक्सरसाइज इज़ नॉट टू, मीन्स टेक्सटुअल मीन्स टेक्स्ट जो है, जैसे प्रोज हमने पढ़ा या कोई पोएम पढ़ी, उस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज होती है, तो वो उसका क्या मतलब नहीं होता, उसका क्या उद्देश्य नहीं होता है। डेवलप क्रिएटिविटी एमंग लर्नर्स होता है भाई। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ होता है। जैसे अब टेक्सटुअल एक्सरसाइज किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी ना मल्टीपल हो। उस पर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वन लाइनर हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई लाइन दे दी है, इसको एक्सप्लेन करने को बोला जाए, या किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। उस पर डेवलप थीम पूछा जा सकता है, मैसेज पूछा जा सकता है। फिर मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन, ये तो इसी क्वेश्चन में क्या, किसी भी क्वेश्चन में आए ऑप्शन, तो यही नहीं होगा। एक्सरसाइज इज नॉट टू, और यही नॉट टू है। मेमोराइज नहीं कराना हमें बच्चे को, नो, बिल्कुल भी नहीं। दूर से ही चमक रहा ऑप्शन, मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन, नो, नो मेमोराइज। रोट लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं। और गिव एक्सपोजर टू लैंग्वेज लर्निंग, तो ये जो है ये भी ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से 120 क्वेश्चंस ये अपने हो गए। तो अब हम इसको क्लोज़ करते हैं।